ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक, आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। आज हम बात करेंगे निफ्टी की नहीं, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की। जी हाँ, युद्ध। इस वीडियो में मैं क्या चर्चा करूंगा, आज हुआ क्या है, मोर इम्पोर्टेंटली इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है भारत पे और भारत के स्टॉक मार्केट पर। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज सुबह सुबह लगभग भारत के समय के अनुसार 6 बज रहा होगा, जब इजराइल ने ईरान पे एक बड़ा हमला किया है। इस बड़े हमले में इजराइल ने लगभग 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स यूज़ किए हैं, ड्रोन्स यूज़ किए हैं। इनफैक्ट अपने सीक्रेट सर्विस के एजेंट, जो मोसाद के एजेंट हैं, ग्राउंड लेवल पर उन्होंने भी अटैक किया। और ये पूरा एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक था। मतलब जिस तरह का अटैक आप पहले सोच रहे हो ना, उससे ये बड़ा था। इनफैक्ट इतना बड़ा था, इसको आप मान सकते हो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर थी। नेतन्याहू जी, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो खुद आए और उन्होंने इसकी जानकारी दी कि हमने किया क्या है। उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन राइजिंग लायन। जिस तरह से हमने रखा था ऑपरेशन सिंदूर, उस तरह से उन्होंने अपना नाम रखा है। उन्होंने बोला है हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर था। हम चाहते थे कि ईरान का जो न्यूक्लियर सेटअप, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, और उन्होंने खुद बताया कि ईरान बहुत ही नज़दीक था न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, न्यूक्लियर बॉम्ब को पाने के। और ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब को पा लेना इजराइल के जो एग्जिस्टेंस है उस पर प्रश्न खड़ा कर देगा, क्योंकि जैसे ही ईरान के पास न्यूक्लियर बम आएगा वो इजराइल पे मार देगा। ऐसा मान के चलते हैं नेतन्याहू जी, क्योंकि ईरान ने खुद बोला है कि हमारे पास बम आएगा तो मार देंगे इसराइल को। तो इसराइल ने कहा ठीक है। उन्होंने क्या किया, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की। उन्होंने कहा कि भाई ये बम बना लेगा तब हम हमला करेंगे, कुछ नहीं होगा। उन्होंने पहले ही ठोक दिया, टिपिकल इजरायली फैशन में ठोक दिया। ठीक है, अब ये हमले में उन्होंने सबसे पहले ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज थी उसको बहुत ज़्यादा हैवी नुकसान पहुंचाया है। अगर आप स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखो, उन्होंने ईरान की मिलिट्री पे बड़ा हमला किया है। मतलब ईरान की जो मिलिट्री के चीफ थे उनको मार दिया। आप मान के चलो जैसे भारत में सीडीएस है, उस लेवल के अधिकारी को मार दिया। उन्होंने ईरान की जो सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री फोर्स है, जिसे हम आईआरजीसी कहते हैं, जो कि सीधे सीधे ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनी, उनके अंडर आती है, उसके चीफ को मार दिया। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये ऐसी बात है कि जैसे आप मानो भारत ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो पाकिस्तान का चीफ है आसिम मुनीर, उसको मार देता, एक मिसाइल मार के उसको मार देता। ये उतनी या उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने और नीचे के जनरल्स भी मार दिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मार डाला, ताकि वो बना ही ना पाए, काम ही ना कर पाए। और स्ट्रैटेजिकली जहां जहां उनके न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स हो रहे थे, उन साइट्स को उन्होंने उड़ा दिया। उन्होंने अपना मतलब जो ऑब्जेक्टिव था उसको प्राप्त कर लिया। इसके बाद उनके एयर डिफेंस और बाकी चीज़ों को बर्बाद कर दिया। ये मतलब आप मान के चलो कि इजराइल का बहुत ही सक्सेसफुल अटैक था अभी तक। ईरान, मतलब ये वॉर है, वॉर है, ये क्लियर कट वॉर है। ईरान अब क्या करेगा, इस पे बड़ा प्रश्न है। इसराइल को जो करना था उसने कर दिया, ईरान क्या करेगा ये बड़ा प्रश्न है। क्या ईरान कुछ करेगा? ऑब्वियसली। डेवलपमेंट हमें क्या देखने को मिल रहा है, अमेरिका अमेरिका इसराइल को कह रहा है कि यार डायरेक्ट उसके समर्थन में नहीं आ रहा है। आज अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, उनका ट्वीट पढ़ोगे तो उन्होंने डायरेक्ट इजराइल का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने बोला कि भाई देख लो तुम, मतलब तुम अपना देख लो, हम डायरेक्ट कोई ऐसा खुलेआम आके समर्थन नहीं दिया है। उन्होंने एक्चुअली में ये बोला है कि भाई, ईरान को बोला है कि भाई हमारे पे हमला मत करना। अच्छा, ये उन्होंने ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि ईरान ने कुछ दिन पहले ही बोला था कि अगर हम पे अटैक हो गया ना तो हम तो इसराइल को तो मारेंगे ही, क्योंकि हमारा दुश्मन है, लेकिन हम अमेरिका को भी मारेंगे और आपके बेसिस पे अटैक कर देंगे। तो अमेरिका कह रहा है हमारे बेसिस पे अटैक मत करना, बाकी तुम लोग अपना देख लो। ये अभी तक का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये ध्यान से सुनिएगा, ये लगातार डेवलपिंग स्टोरी है। अभी जितनी स्टोरी आई है उतना मैंने आपको बता दिया, कोई डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। पर समझने वाली बात क्या है, भारत पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? सबसे पहला, सबसे बड़ा इम्पैक्ट, जब भी बात होती है कि मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम है, वॉर है, तो सबसे पहला चीज जो होता है वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं।
भारत आप जानते हो अभी जितना भी ऑयल कंज्यूम करता है फिलहाल उसका 85% क्रूड वो इंपोर्ट करता है, और जिसका बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन है जहां पे सबसे ज्यादा ऑयल पाया जाता है। भले ही बहुत ज्यादा ईरान से नहीं मंगवाता है, कुछ ही परसेंट मंगवाता है, उसको भी नीचे किया है क्योंकि यूएस के सैंक्शंस चल रहे हैं। बट ओवरऑल अगर इस पूरे रीजन में इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे। ये चीज आपने आज मार्केट में भी देखा था। अगर आप ब्रेंट क्रूड या कोई भी क्रूड के इंडाइसेस देख रहे थे तो जब ये अटैक हुआ था क्रूड के प्राइस शॉट अप लाइक क्रेजी। देवर मतलब $80 ब्रेंट क्रूड टच करके आया था, वहां पे टिक नहीं पाया और वहां से नीचे आ गया। हमें क्या देखना है? हमें देखो ये समझना है कि ये एस्केलेशन कितना होता है। इसके 4 लेवल हो सकते हैं। एक समझौता हो जाए, मतलब यूएन टाइप की बॉडी आके समझौता कर दे, जिसका कोई चांसेस नहीं है, मैं तो बिल्कुल मानता ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। दूसरा टिट फॉर टैट, आपने जो किया मैं आप पे वही करूंगा। टिट फॉर टैट का मतलब है कि ठीक है ये लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच में रहेगी, उसका बहुत ज़्यादा हम पे प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर ये लड़ाई इजराइल ईरान के बीच में रहेगी, क्योंकि इजराइल ईरान आप मान के चलो कब से लड़ रहे हैं आपको पता है? लगभग 1979, जब ईरान में सत्ता बदली थी, जिसे हम इस्लामिक रिवॉल्यूशन कहते हैं, तब से वो लड़ाई चल रही है लगातार, तब से वो लड़ाई चल रही है। तो वो तो लड़े जा रहे हैं। तो टिट फॉर टैट सिनेरियो में अगर ये लड़ाई दो देशों के बीच रहती है तो हमें कोई समस्या नहीं है ज़्यादा। ठीक है, इतने युद्ध चल रहे हैं, एक और चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा नई बात है, मतलब 2023 से ही चल रहा है। हमें समस्या कब आएगी? जब ये वॉर दो ऊंचे स्टेप पे जाता है। ऊंचे स्टेप मतलब एक रीजनल एस्केलेशन हो जाता है। रीजनल एस्केलेशन का मतलब है कि मिडिल ईस्ट में ये फैल जाता है, क्योंकि आप जानते हो मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्री है ज्यादातर इस्लामिक कंट्री हैं, और ईरान का वहां पे बहुत हद तक दबदबा है। एक यहाँ पर आपका दो पावर है अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करो, एक सऊदी, एक ईरान। टर्की कहीं ना कहीं बनना चाहता है, दे आर नॉट ऑन दैट लेवल एज ऑफ येट। अब अगर ये एस्केलेशन होता है, आज भी आप देखो ईरान ने जब ड्रोन का अटैक किया, इस जब इसराइल ने उस पर अटैक किया तो ईरान ने ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की। वो ड्रोन कहीं ना कहीं सऊदी की तरफ से उड़ के गए थे, और सऊदी और ईरान की थोड़ी सी बनती नहीं है, थोड़ी क्या अच्छी खासी नहीं बनती है, दोनों में लड़ाई चलती है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन ईरान का दबदबा किस तरह से है? जिस तरह से पाकिस्तान थोड़ा बहुत उल्टे काम करता है। अगर आप देखोगे ईरान की रियल ताकत है उसकी प्रॉक्सीज में। प्रॉक्सीज मतलब इनडायरेक्ट वॉरफेयर में। आपने सुना होगा हमास, आपने सुना होगा हजबुल्लाह, आपने सुना होगा हूतीज। ये सारे जो संगठन है ये ईरान बैक्ड संगठन है। अब ये क्या करेंगे? अगर ये वॉर एस्केलेट करते हैं तो ये थोड़ा सा फैलेगा, ये लेबनान की तरफ जाएगा, ये आपका सऊदी की तरफ जा सकता है, यमन में बढ़ सकता है। तो ये मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा तनाव बढ़ा देगा, और उससे क्या होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम बढ़ाओ, क्रूड के प्राइस बढ़ जाएंगे, शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो कॉस्टिंग का हम पे असर पड़ेगा ऑब्वियसली। तीसरा चौथा और फाइनल स्टेप ये है कि अगर यूएस इन्वॉल्व हो जाता है। ये कब होगा? अगर मान लीजिए ईरान इतना गुस्सा हो जाता है कि जो उन्होंने कहा था कि हम यूएस के बेसिस पे अटैक करेंगे, और वो यूएस के बेसिस पे अटैक कर देता है। ये चौथा और सबसे गंभीर सिनेरियो है। मैंने तीनों आपको चारों सिनेरियो बता दिए। एक, सेटलमेंट हो जाए, फॉरेन बॉडीज आके सेटलमेंट करा दे, जो मुझे नहीं लगता उनके बस का है। दूसरा, टिट फॉर टैट, दो के बीच में रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनल स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तीसरा, थोड़ा सीरियस होगा क्योंकि क्रूड के ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। फाइनल, यूएस इन्वॉल्व हो जाए। अगर ईरान ने यूएस बेसिस पे अटैक किया और फिर यूएस इन्वॉल्व हो गया तो ये एक तरह से बड़ी वॉरफेयर हो जाएगी। फिर ये बहुत बड़ी हो जाएगी, हो सकता है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सके, फिर वो परेशानी का कारण बन सकता है। तो हमें ये देखना है ये वॉर कहाँ तक एस्केलेट होती है। सिंपल, एज अ पर्सन हु इज सिटिंग इन इंडिया, एज अ स्टॉक मार्केट पर्सन, वेट एंड वॉच कि कितना एस्केलेट होता है। आप न्यूज़ सुन के नहीं बता पाओगे। एक फैक्टर जो आपको देखना है वो है क्रूड ऑयल। अभी आप देखो क्रूड ऑयल 80 के ऊपर गया ही नहीं है। मैं ब्रेंट क्रूड को ट्रैक करता हूं तो मैं ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूं। क्रूड 80 के नीचे है, मतलब यूजलेस, कोई इंपैक्ट नहीं है, अपना आप काम करो, भूल जाओ। सिंपल है, हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। ब्रेंट क्रूड 80 के नीचे बना रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो सिनेरियो जहां पे या तो समझौता हो जाएगा, या तो वॉर उस स्केल पे जाती नहीं है, या तो आप टिट फॉर टैट में रहते हैं, तब तक कोई समस्या नहीं है। अगर क्रूड ऑयल
85 से कहीं न कहीं 90-95 डॉलर तक जाता है। यहाँ पे हमें समस्या आएगी, हमारी अर्थव्यवस्था इम्पैक्ट होने लगेगी। यहाँ पर हमारे निफ्टी पे भी फिर प्रेशर पड़ेगा क्योंकि अर्थव्यवस्था पे प्रेशर पड़ेगा, ग्लोबल इन्वेस्टर पे दबाव पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप 85 टू 95 की रेंज में क्रूड को देख रहे हैं, यहाँ पर समस्या है, मतलब आप मान के चलो ये वॉर इज़ गेटिंग सीरियस। क्रूड आपका पहला और सबसे बेस्ट इंडिकेटर है जो आपको बताएगा क्या होने वाला है। और फाइनल सिनेरियो अगर यूएस इन्वॉल्व हो जाता है एंड अगर क्रूड $100 को पार कर जाता है, तब आप मान के चलो कि ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है और बहुत 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 बुरा हो सकता है। मैं इस समय, क्योंकि जस्ट हुआ है, हमारे आपके इमोशंस, न्यूज़ फ्लो बहुत तरह के होते हैं, तो मैं कुछ भी ना प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं थोड़ा सा बैक ऑफ करके बस क्रूड को ट्रैक करूंगा और आई विल सी कि क्रूड कहाँ जा रहा है। आज 80 के ऊपर गया था लेकिन पटाख से नीचे गिर गया, टिक नहीं पाया, तो आई वांट टू सी वेयर द क्रूड इज गोइंग। इस पे डेवलपिंग स्टोरी है, आगे भी जिस तरह का डेवलपमेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। निफ्टी स्पेसिफिक वीडियोस जो हम बनाते हैं, ऑब्वियसली आज वीकेंड है, आपका सैटरडे संडे है कल, तो डेफिनेटली मैं मंडे के पहले स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।